लोकल न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश पांडे और हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत और ऐसे साहित्यकार, ऐसे कुमाऊनी कवि जिनका बहुत बड़ा नाम है और उनका अभी प्रदेश सरकार ने भी उनको सम्मानित किया है। गुमानी पंत पुरस्कार से उन्हें उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया है और तमाम मंत्री वहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसी शख्सियत हैं और हमारे लिए सौभाग्य है कि वो बागेश्वर के रहने वाले हैं, गरुड़ के रहने वाले हैं। तो और कई साहित्य उनके हैं, कई रचनाएं उनकी ऐसी हैं जो बिल्कुल विख्यात हैं। उन पर कई लोग उन पर शोध भी करते हैं। उनकी रचनाएं कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। तो आज उनसे हम बातचीत करेंगे। अब उम्र के इस पड़ाव में हैं, रचनाएं तो उनकी अब कम आती हैं, लेकिन पुरानी रचनाएं ऐसी हैं कि आज भी वो बड़ी प्रासंगिक हैं। तो आज भी जो उनके उसके दौर में उन्होंने जो कविताएँ लिखी थी वो आज दौर में भी बड़ी समसामयिक हैं और आज भी बड़ी मेल खाती हैं। हमसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो आपको बधाइयाँ। आपको उत्तराखंड भाषा संस्थान ने, मुख्यमंत्री ने और गुमानी पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसको मानते हैं, कितना बड़ा सम्मान आपके लिए है सर? दरअसल में ये है, मैं कई वर्षों से लिखता आया हूँ। पहले हिंदी में लिखता था और फिर कुमाऊनी में भी एक लिखना हमने शुरू किया था। उसका मैं आपको बताऊंगा कैसे शुरू किया था करके। तो उसमें पहले भी कुछ पुरस्कार मुझे पहले भी मिले हैं। इसमें शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ पुरस्कार मिला है, गोविंद चातक पुरस्कार मिला है और उत्तर प्रदेश शासन से हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश ने भी किया है। इस बार अब उम्र के आखिरी पड़ाव में ये एक पुरस्कार और मिल गया है। ये खुशी और हर्ष की बात है और ये खासकर हमारे बागेश्वर जिले के लिए, गरुड़ क्षेत्र के लिए इसको मैं समर्पित करता हूँ, क्योंकि यहीं की मिट्टी में पला पड़ा हूँ मैं। तो हम लोग और ये पुरस्कार जो मिला है और उससे खुशी तो है ही। चलिए बताइए आपको। सर, थोड़ा सा अपने साहित्यिक सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत लंबा साहित्य ये सफ़र है आपका, वैसे बहरहाल उसको हम चंद मिनटों में समेटना मुश्किल भी है। तो थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बता दें। दरअसल मैं मेरी वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता था। मेरी पढ़ाई भी हाई स्कूल के बाद, बल्कि हमारे जूनियर हाई स्कूल के बाद मेरी सारी पढ़ाई बाहरी वहीं हुई। मेरे दो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते थे, तो मैं उनके साथ वहाँ रहता था और वहीं से मुझे थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का शुरुआत मैंने की। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई लाइब्रेरियाँ थी, उनमें जा कर के मैं पढ़ा करता था। पढ़ने लिखने का शौक, पढ़ने लिखने का शौक उससे हुआ। तो उससे मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया था और उधर कमला नगर में हमने एक छोटी सी हिंदी साहित्य सम्मेलन का एक शाखा भी खोल रखी थी। वहाँ छोटी मोटी रचनाएं मैं लिखा करता था। तो वहीं से हमने इसमें हिंदी में लिखना शुरू किया और एक घटना की मैं इसमें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और दिल्ली लाल किले में इसकी पूर्व संध्या पर, आपका जो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक कवि गोष्ठी, कवि सम्मेलन हुआ करता है, शायद आज भी होता है। बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता है। उसमें देश के सारे बड़े बड़े कवि लोग आया करते थे। तो वहाँ से कुछ पास वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिया करते थे। मेरे बड़े भाई वहाँ वाइस चांसलर ऑफिस में काम करते थे, तो वहाँ पास आते थे। एक आध पास को ला करके उन्होंने मुझे दिया। एक बार मैं चला गया वहाँ, आगे बैठ गया, पास मिला था। तो उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मुख्यमंत्री, उसके प्रधानमंत्री थे, वो मुख्य अतिथि थे। और जब वो आए तो 2-3-4 सीढ़ियाँ थी मंच पर चढ़ने के लिए। वो चढ़ने लगे, थोड़ी सी लड़खड़ाए वो। तो उनकी एक तरफ से रामधारी सिंह दिनकर चल रहे थे, वो राज्यसभा के मेंबर थे। वो एक तरफ से शायद ये यशपाल जैन, जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान टाइम या नवभारत के संपादक हुआ करते थे, वो चल रहे थे। तो उन्होंने नेहरू जी को पकड़ के संभाल के ले गए वो। और बाद में जब मुख्य अतिथि के रूप में नेहरू जी बोलने को खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं तो
आते वक्त यहाँ लड़खड़ाई गया था। वो तो दिनकर जी और इन्होंने जैन साहब ने मुझे संभाल लिया। दिनकर जी एकदम खड़े हुए, उन्होंने कहा जब जब ये देश लड़खड़ाएगा साहित्यकार उसको संभालेगा, साहित्यकार उसको संभालेगा। उसका मेरे जीवन पर बड़ा असर हुआ और मैंने उसके बाद फिर कुछ ऐसी रचनाएँ लिखने की शुरू की जिसमें अपना दर्द कम, समाज का दर्द ज़्यादा उसमें वो लिखना हमने उसमें फिर वहाँ से हमने शुरुआत की। और कुमाऊनी का लिखने का एक कोई बहुत बड़े रचनाकार थे कुमाऊनी के, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहता हूँ। उनकी एक पुस्तक का विमोचन था दिल्ली में, आशा फली रोड में, और वो जब खड़े हुए अपने सुनाने लगे उसमें एक दो लाइनें उन्होंने ऐसी पढ़ी कि हमारे पहाड़ के नौजवानों के बारे में था कि भाना माजाऊँ होनी अब भैर नहीं गया। मेरे को बड़ा बुरा लगा, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा साहब आप हमारे अंधेरे पक्ष को देख रहे हैं, उजाला पक्ष भी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कई प्रोफेसर हैं कुमाऊँ के हमारे, और आप ये कर रहे हैं। तो बोले कि तुमसे कुमाऊनी में लिखा नहीं जाता इसलिए तुम कर लो। मैंने कहा हम लिखेंगे, कुमाऊनी में भी लिखेंगे। फिर मैंने कुमाऊनी में भी लिखना शुरू किया और उसके बाद फिर लिखते रहे लगातार। काफ़ी रचनाएँ आपकी आती रही, हिंदी में भी लिखते रहे। इसमें आपकी कई रचनाओं को मुझे पता चला कि मुझे जानकारी मिली कि आपकी रचनाओं को कई संगीत का रूप भी दिया गया है। और एक आपका एक संगीत था जो गाना था वो रेडियो में हम बचपन में हम सुना करते थे, बहुत सारे लोगों ने वो सुना होगा। तो वो रचना बहुत ही आपकी लोकप्रिय रही, बहुत ही प्रख्यात रही, मतलब वो विख्यात रही। तो उसको थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को गाकर अगर सुना दें तो बहुत अच्छी रचना है, दर्शक ध्यान देंगे उस पर। दरअसल मैं ये जो चाइना के साथ 62 में जो लड़ाई हुई थी उसके बाद मैंने लिखा है। हमारे गरुड़ में सेना की भर्ती हुआ करती थी और कौशानी में फौज का एक ट्रेनिंग सेंटर जैसा शुरू हुआ, यहाँ एक बटालियन रहने लग गई। तो उस पर मैंने स्कूल के बच्चों के लिए दरअसल में रचना लिखी थी और बाद में बड़ी प्रसिद्धि हुई। इसको मैंने फिर आकाशवाणी में इसको मैंने गाया और बड़ी प्रसिद्ध रचना ये हुई, लोगों ने बड़ा पसंद इसको किया। तो इसको मैं दो चार लाइन थोड़ा अगर सुना तो बढ़िया। गरुड़ा भरती कौशानी टेनीना, गरुड़ा भरती कौशानी टेनीना, देश काली जिया लण में जौला, देश काली जिया लण में जौला, गरुड़ा भरती कौशानी टेनीना। तो सिपाही को यो ऊंचा हिंगावा मीठाड़ हरीना, यो ऊंचा हिंगावा मीठाड़ हरीना, दुश्मन को निया वो होशियार चरीना, गरुड़ा भरती कौशानी टेनीना, 20 साला है गीना पलटन में आया, 20 बरसा में लड़ी ना मिलती न लड़ाई, गरुड़ा भरती कौशानी टेनीना, अब बहुत लगन सोई झुकी नराई, भूलुगी फुटका कलेजी समाई, गरुड़ा भरती कौशानी टेनीना, 12 बरसो ही मुआ स्कूल जानलो, 20 बरस कमला सरास हुनली, गरुड़ा भरती कौशानी टेनीना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रचना है। ये रचना इतनी भावुक कर देने वाली थी, जब रेडियो में बजती थी लोगों की मतलब आंसू आ जाया करते थे, क्योंकि उस वो दौर था कि लगभग हर एक घर से एक सैनिक सेना में देश की सेवा में लगा होता था और कई सालों तक वो मतलब संचार के इतने माध्यम नहीं थे। आज तो वीडियो कॉलिंग है, मोबाइल है, तो तब चिट्ठी पत्री है होता था, तो रेडियो से गाना बजता था, तो मतलब हर आदमी इसको सुन के भावुक हो जाता था। चलिए बहुत धन्यवाद सर, आपने रचना सुनाई। और मैं कह रहा था सर, आपकी रचनाएं तो बहुत सारी हैं, उसकी रचनाएं आपकी कुमाऊं यूनिवर्सिटी में है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी है, और मुझे पता चला कि आपकी जो रचना है
इसको जो है किसी ने शोध भी किया है, कई लोगों ने इस पर शोध अभी भी कर भी रहे हैं, तो क्या है कुछ आपको अगर इस पर बता सकें तो? इसमें एक विनोद कुमार सिंह बिष्ट थे हैं जो कहीं इस वक्त तो शायद कहीं लेक्चरर हैं वो, उन्होंने इस पर मेरी रचनाओं पर PhD की है। और बागेश्वर की ही एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले मैडम थी दीपा गोवाड़ी, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने इसका वो किया। और बहुत उसने कई जगह मेरे लिए उसने खोजबीन करी और बहुत अच्छी ढंग से बागेश्वर में, यहाँ तक कि हल्द्वानी में कहाँ जहाँ अखबारों में कटिंग थी वो सारी उसने इकट्ठी करके पूरी रिसर्च करके उसने मेहनत करके उसका वो बना के और डॉक्यूमेंट उसकी बनाई हुई पुस्तक। हाँ यही किताब में सब हैं। वो किताब ये किताब है। तो ये तो ये किया है। और भी कई बच्चे अभी और कर रहे हैं, कई कर रहे हैं। हमारे हल्द्वानी में एक वो हैं पंत जी हैं, प्रभा पंत, उनके उसमें भी कई लोग उनके मार्गदर्शन में भी काम कर रहे हैं। हाँ, कई कुछ काम इसमें हुआ है जी। सर आप एक बहुत अच्छे साहित्यकार होने के साथ साथ बहुत बचपन से ही आप साहित्य से जगत से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक कालखंड ऐसा भी आया, मतलब आप राजनीति से भी जुड़े रहे। कई लोग मानते हैं कि आपने राजनीति में जुड़ के गलती की, आपसे जब साहित्य की सेवा करते तो ज़्यादा बेहतर हो। तो आपको भी ऐसा कोई मलाल है क्या, राजनीति में नहीं जुड़ता तो आज आप बहुत और ज़्यादा आगे होता है, ऐसा कुछ लगता है कभी? हाँ, दरअसल में ये मुझे भी लगता है कि मैं साहित्य में जितना समय देना चाहिए था वो मैं नहीं दे पाया। और राजनीतिक दलों की कुछ अपनी सीमाएं होती हैं, उसके अनुसार भी होता है। वैसे मैंने कोई राजनीतिक पार्टी को देख करके मैंने कुछ कविताएं नहीं लिखी, क्योंकि किसी के पीछे चल करके किसी के पीछे लगू अगर साहित्य होगा वो साहित्य कालजयी नहीं होता है। इसलिए हमको ऐसी रचनाएं हमको लिखनी चाहिए, लिखनी कि जिसमें किसी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप न हो। तो मैं उसमें मैंने किया। कई लोग कहते थे कि तुमने इसमें ना, आपके जो प्रशंसक हैं जो मानते हैं कि आपने राजनीति में नहीं जाना चाहिए था। दरअसल में लगा मुझे भी कि मैं जितना साहित्य में काम कर सकता था उसमें शायद उतना नहीं कर पाया। अगर मैं राजनीति में नहीं हुआ होता तो मैं ज़्यादा काम कर सकता था। लेकिन जब भी आप राजनीति में भी रहे तो आपने वो कटाक्ष करना, व्यवस्था पर चोट करना, उसका आपने छोड़ा नहीं। मैंने कई रचनाएं सुनी आपकी, जैसे एक मुछाओ जगाओ, आपकी बहुत अच्छी रचना है वो। बिल्कुल तब भी व्यवस्था पर चोट करती थी जब आपने लिखी, लेकिन आज भी व्यवस्था पर चोट किया। अगर थोड़ा सा 2-4 लाइन अगर सुना दें सर, ये वाली बहुत अच्छी आपकी ये वाली रचना है मुछाओ जगाओ वाली। तो ये बड़ी प्रसिद्ध रचना है, बल्कि जहाँ भी मैं जाता हूँ ये रचना मेरी की डिमांड आती है कि इसको सुना दो। ये रचना मेरे पीछे पड़ गई है एकदम। मैंने इसके बाद भी बहुत सारा कुछ लिखा है, पर लोग जहाँ भी मैं खड़ा होता हूँ लोग एक पहचान बन जाती है साहित्यकार की। तो ये मैं इसकी 2-4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। जून हरानी सूरज हराणो और बुशीणा तारा, जून हरानी सूरज हराणो और बुशीणा तारा, दगड़ियो मुछाओ जगाओ, मुछाओ जगाओ। धारम ठाड़ है धात धचोनु, थान थान में सांग बजोनु, देई देई में आग जगोनु, जुलम करण भय गोछा बहुत अन्यार, दगड़ियो मुछाओ जगाओ, मुछाओ जगाओ। जो धरती की पीड़ बतोची, जो आगा का कीड़ बतोची, जो यो शतिया भीड़ जगोची, लुकिना जानी को उजार, दगड़ियो मुछाओ जगाओ, मुछाओ जगाओ। हत्यार हमारा खोएगी, दुर्धार पीड़ लय होएगी, बद जात बाद वो बोएगी, और सूरज हगो बीमार, दगड़ियो मुछाओ जगाओ, मुछाओ जगाओ। फूलों की बाँस हराने छो, डबलों में लाज बेचाने छो, बिन कफन की लाश जाने छो, गौ गवा गो कचार, दगड़ियो मुछाओ जगाओ, मुछाओ जगाओ। बहुत अच्छा शब्द। ये पूरी इस तरह की रचनाएं भट्ट जी की रहती हैं कि वो व्यवस्था पर भी चोट करते हैं, और उस दौर में ये कविताएं जो लिखी गई हैं ये आज भी बड़ी प्रासंगिक हैं और आज के दौर में भी इनको देखा सुना जा सकता है। एक सर मैं ये कह रहा था कि आप बहुत पुराने साहित्यकार हैं, एक वर्तमान पीढ़ी का जब हम रुझान देखते हैं तो वर्तमान पीढ़ी उतनी आकर्षित नहीं है साहित्य की ओर।
मतलब रचनाएं पढ़ने में, पढ़ने लिखने से आदमी दूर हटता जा रहा है, खासकर युवा, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक से ज़्यादा जुड़ गया है। तो क्या आप मानते हैं कि साहित्य खतरे में है, ऐसा माना जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, फिर भी लोग पढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं लोग, और ख़ासकर ये जो हमारा टेलीविज़न है इसने काफ़ी कुछ नुकसान भी किया है साहित्य, सोशल मीडिया ने, उसमें सोशल मीडिया ने किया है, पर फिर भी लोग जो साहित्य की तरफ जिनका रुझान होता है लोग पढ़ रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी ये फिर आगे लोग इसको पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ये बीच बीच में गैप आता रहता है, तो जैसे पुराने समय में जो लिखा जाता था तो उसको बीच में लोगों ने छोड़ दिया था, पर आज फिर पढ़ रहे हैं। मुझे एक घटना याद आती है, मैं संत विनोबा जी के साथ था, और वो सवेरे मेरे से पूछते थे क्या कर रहे हो, कुछ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, कुछ अध्ययन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मैंने उनसे कहा बाबा क्या पढ़ें, बाज़ार में तो ऐसा साहित्य आ रहा है जो पढ़ने लायक ही नहीं है, जो नुकसानदेह है समाज को। उन्होंने कहा देखो, साहित्य पढ़ना है तो पुराना पढ़ो, और साइंस पढ़ना है लेटेस्ट पढ़ो। तो इसीलिए जो हम आज लिख रहे हैं इसका आगे चल करके इसकी अपनी महत्व कम होने वाला नहीं है, और लोग धरोहर है ये। हाँ, आगे लोग पढ़ेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है जी। अच्छा, आपकी जो जितनी रचनाएं हैं आपने तो उसको पुस्तक में समाहित किया है, तो ऐसी क्या कोई योजना है कि आप इसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी दें, डिजिटली इनको बनाएं, तो ताकि जो यूथ आ रहा है जो मोबाइल पे ही है या कंप्यूटर पे है, तो उसको कैसे आपकी रचनाएं मिल जाए, ऐसा प्लान है कोई? अब मेरा तो ऐसा कोई प्लान है नहीं, क्योंकि मैं तो अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा लिखना पढ़ना भी मैंने कम कर रखा है, पर लोग करेंगे, बहुत सारे लोग इस पर सोच रहे हैं आज, और दूसरे लोग इस पर आगे काम डिजिटल रूप आ जाए इसका काम करेंगे। और कुमाऊनी साहित्य पर कई लोग लिख रहे हैं, शोध कर रहे हैं, और वो सारे साहित्यकारों के बारे में भी लिख रहे हैं, तो इस पर आगे होगा काम, ऐसा मुझे लगता है, लोग करेंगे। सर, एक कुमाऊनी साहित्य को लेके भी आप बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि इसको तो ये उसमें आना चाहिए, भाषा में आना चाहिए, हमारी कुमाऊनी गढ़वाली जो लोक भाषा है हमारी, ये भाषा का रूप कैसे ले, इस पर भी आप काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है जो सरकारों का जो अभी तक का अभियान है वो सही दिशा में जा रहा है, या आपकी कोशिशें सही दिशा में जा रही साहित्यकारों की? दरअसल में ये है, हमने जब कुमाऊनी में लिखना शुरू किया था, यहाँ एक कुछ लोगों का हमारा एक ग्रुप जैसा बना था। उसमें शेर सिंह अनपढ़ था, गिरीश तिवारी थे, नंद कुमार उप्रेती थे, कई लोग थे इसमें, गढ़वाल के भी कई लोग थे। और हमने ये तय किया कि हम इसको कुमाऊनी गढ़वाली में लिख करके ऐसा साहित्य देंगे ताकि इसको, और हमारी जो भाषा की अनुसूची है उसमें ये इसमें शामिल हो। पर उसमें एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैं कई जगह उस बात को कहता भी हूँ, आज कुछ लोग लिखने वालों की ऐसी बाढ़ आ गई है, पर कुछ लोग आज भी जो 50 साल पहले लिखा जाता था, हम जब छोटे छोटे थे, इधर मेले लगते थे जो हमारे मंदिरों में, कोट के मेले की खास बात है, वहाँ कुछ लोग 2-2 आने की किताब बेचा करते थे, और उसमें शिवदत्त नाम मेरो शिबुआ का दिन, इस किस्म की रजबों को करते थे। आज भी कुछ लोग वही हैं, वैसा ही लिख रहे हैं। अगर हमको इस भाषा को, कुमाऊनी गढ़वाली को आगे बढ़ाना है, तो हमको दुनिया के दूसरी या हमारी जो देश की दूसरी भाषाएं हैं उसके सामने हमारी भाषा खड़ी हो सके, ऐसा साहित्य हमको, ऐसा दमदार, जानदार, जोरदार साहित्य हमको लिखना पड़ेगा, ताकि हम आज के समाज के सवालों का जवाब दे सकें हमारे। आज ज़्यादातर साहित्य आदमी को, जवानों को, नौजवानों को कुंठित करने का काम, हल्के स्तर का साहित्य। हाँ, इसलिए हमको उन्हें नया जोश भरने की, नया उम्मीद भरने की ज़रूरत है साहित्य में। ऐसे लोगों को आना चाहिए। और दूसरा, अपनी व्यक्तिगत पीड़ा न करके समाज की पीड़ा को हम बानी दें, ये साहित्य में मुख्य है। और इसके लिए हम चाहते हैं कि कुमाऊनी और गढ़वाली को प्राइमरी स्तर से इसकी पढ़ाई की जानी चाहिए, और इसको रोज़गार के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अध्यापक, जो विद्यालयों में एक अध्यापक कुमाऊनी पढ़ाने वाला, गढ़वाली पढ़ाने वाला होना चाहिए, ताकि आगे चल करके हमारे लोग इसमें और काम कर सकें, और यूनिवर्सिटी स्तर तक इस पर काम होना चाहिए।
इसके लिए हम सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। खासकर हमारी कई पत्रिकाएं हैं, जैसे पहरू एक पत्रिका है, वो काम कर रही है कि हम, और वह हर साल सम्मेलन करते हैं और सरकार से कह रहे हैं कि इसको आप अपने उसमें अनुसूची में इसको दर्ज करें हमारे पास। इस पर सर ना एक लिपि का सवाल आता है कि कहते हैं कि जो पहाड़ी जो हम लिखते हैं, कुमाऊनी गढ़वाली जो हम लिखते हैं, वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो कहते हैं कि हमारी कोई लिपि है ही नहीं, तो फिर हम इसको भाषा का दर्जा कैसे दें? ऐसा है, लिपि ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे संस्कृत है, देवनागरी लिपि है, हिंदी उसी में है, दूसरी कई भाषा उसी में लिखते हैं, तो नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ज़रूर है कुछ छोटे मोटे उसमें हमको अपना जैसे हिस्स दीर्घ है तो उसका थोड़ा करना पड़ेगा। जैसे कान शब्द है, कान एक तो कांटा होता है, दोहर हमारा कंधा होता है, तो इस किस्म के हमको थोड़े बहुत उसमें परिवर्तन करेंगे, पर लिपि की अलग से कोई ज़रूरत हमको नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। देवनागरी ही लिपि होनी चाहिए। जी। अब तो सर आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा साथ नहीं देता होगा, इतनी रचनाएं लिखने का वक्त भी का आप कम दे पाते होंगे, तो क्या कोई आप नई रचना पर काम कर रहे हैं जो दर्शकों को या पाठकों को कुछ जल्द भविष्य में कुछ पढ़ने को दिखे, ऐसा कर रहे हैं काम? दरअसल मैंने बड़े इसमें कुमाऊनी में बहुत प्रयोग मैंने किए, उसमें मैंने दोहे भी लिखे, उसमें मैंने कई खासकर गज़ल लिखना भी मैंने उसमें शुरुआत करी, तो आज भी कई लोग अब उस पर लिख रहे हैं। तो गज़लों में भी मैंने लिखना शुरू किया था, तो मैं कुछ हैं गज़लें, तो आप एक गज़ल में आपको सुनाता हूँ। मैंने जैसा आपको कहा कि हम केवल अपनी पीड़ा को न लिख करके समाज की पीड़ा को बानी देने का काम हमारे साहित्यकार करें। एक छोटा सा गज़ल है, छन आहाँ के मी कणी रो कजन जाले, जो मिन है तो वो बनी रो कजन जाले, छन आहाँ के मी कणी रो कजन जाले, जो मिन है तो वो बनी रो कजन जाले, लम पुछड़िया बाग छी में ग्वाल कर छी, मरी बाकर की छल ढकी रो कजन जाले, जो मिन है तो वो बनी रो कजन जाले, चर जानी ना सामणी सामणी सब सुखों की सार, चर जानी ना सामणी सामणी सब सुखों की सार, खाली भीषण की चार मीठड़ी रो कजन जाले, छना खा के मी कणी रो कजन जाले, जो मिन है तो वो बनी रो कजन जाले, मेरी कुड़ी ले वह छो यारो जहाँ हरे सो धम्मा तो कुड़ी, मेरी कुड़ी ले वह छो यारो जहाँ हरे सो धम्मा तो कुड़ी, फिर बताओ मी टणी रो कजन जाले, छना खा के मी कणी रो कजन जाले, जो मिन है तो वो बड़ी रो कजन जाले, जगरी मुनीना और सब डंगरी कठिना, जगरी मुनीना और सब डंगरी कठिना, हद है के अब चणी रो कजन जाले, जो मिन है तो वो बड़ी रो कजन जाले, छना खा के मी कणी रो कजन जाले। इस किस्म के कई बहुत अच्छी ये रचनाएं, मतलब हमारी जो गज़ल है, ये गज़ल मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकते कुमाऊनी में भी गज़ल हो सकती है, गज़ल ये तो रचना का रूप दिया है। और कई रचनाएं मैंने आपकी सुनी है, जब मैं आपके कभी सम्मेलनों में आता था, एक वो व्यवस्था पर भी चोट करती थी, तो एक रचना आपकी थी सर, जब कर बुलाना जरूरी थी। वर्तमान में हम देखते हैं ना, आदमी व्यवस्था के खिलाफ बोलना पसंद नहीं करता है, तो उबकर एक कविता आपने लिखी थी कि जबत बुलान जरूरी थी, उबकर तो बुलान में थे, तो एक ऐसी अगर आप रचना सुना देते। ये है, जबत बुलान जरूरी थी, जबत बुलान जरूरी थी, उभत तो लाट बनबेर जंगवा पार पार ढीक पर जब सिट्टी बजाने छे, जबत बुलान जरूरी थी, उभत तो जंगवा पार पार टूक में जब सिट्टी बजाने छे, यो अन्यार थे उजाव कोनी, यो उजाव थे अन्यार कोनी, जो खुण आछी हम संसूर जाग चाल, उनर आँखा में पड़ो सब हवे पहली मोती बिंदु, जो कोण आछी हम संसूर जाग चाल, उनर आँखा में पड़ो सब हवे पहली मोती बिंदु, अरे जबत हाड़ खून खिच बेर सरग जाओ जानी धोनी जगोण जरूरी थी, जबत हाड़ खून खिच बेर सरग जानी धोनी जगोण जरूरी थी, उभत तो जेंगणी किणा पर बीड़ जगोह जाने छे, जबत बुलाण जरूरी थी, उभत तो पार जंगवा पार ढीक पर जबेर सिट्टी बजोणे छे, ये तो बांझ बैल बखत पहली का बहनी आई, ये तो बांझ बैल बखत पहली का बहनी आए, हर जुगल जन्माई या जवान जनूल बाणी देश सारी दुनिया की पीड़ को, हर जुगल जन्माई या जवान जनूल बाणी देश जनूल सारी दुनिया की पीड़ को दे बाणी, पर जबत जरूरी सी रे बखता उलौन पर्वतों को छातिल ठहरण, जबत जरूरी सी रे बखता उलौन पर्वतों को छातिल ठहरण, उभत तो अरड़पट खावन मंडूब मारने छे, जबत बुलाण जरूरी थी,
उभत पार जमा पार ढीक पर जब सिटी बजाने थे जानी कहे कि डीठ लागी या कुड़ी को जानी कहे कि डीठ लागी या गाँव को या देश को जानी कहे कि डीठ लागी या कुड़ी को या गाँव को या देश को भैंस बिखुड़ गए बल्द बॉई गो कुकुर मुनी गो बहुत जपाई गो शेणी की दांत कटी गई शेणी की दांत कटी गई शेणी की दांत शेणी गई कटी गई सारी अब कसी हल्ले भजाम अरे जबत हटकाओ थाम्बेर बुल तो बहुतों को भजाउन जरूरी थी जबत हटकाओ थाम्बेर बहुतों को भजाउन जरूरी थी उभत तो चनन घोवना छे उभत तो पीठा छोवना छे जबत बुलान जरूरी थी उभत तो पार जमा पार ढीक पर जबे सिटी बजाना छे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रचना जो पूरी व्यवस्था पर चोट करती है। और ऐसी रचनाएं भट्ट जी ने कई सारी ऐसी रचनाएं हैं, वक्त की हमारी भी पाबंदी है, थोड़ा सा और इच्छा करती है उनकी रचनाओं को सुना जाए और कभी कभी सम्मेलन में आके उनकी रचनाओं को ज़रूर हम उनका आनंद लेंगे। और तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना वक्त दिया व्यस्त समय में से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी, थैंक यू सर। तो आप थे हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार, गुमानी पंथ सम्मान से सम्मानित अभी प्रदेश सरकार द्वारा उनको किया गया है ऐसे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल दत्त भट्ट जी, जिनका स्पष्ट मानना है कि वो साहित्य की सेवा में लगातार रहेंगे, उनका पूरा जीवन उस पर समर्पित रहा है और कुमाऊनी भाषा और गढ़वाली भाषा को एक भाषा का रूप देने के लिए भी वो संघर्षरत हैं। उनको विश्वास है कि इस तरह की अच्छी रचनाएं समाज में आएंगी और जनता की पीड़ा को आगे रखेंगे तो निश्चित तौर पर कुमाऊनी गढ़वाली को एक भाषा का दर्जा भी मिल सकता है। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।